जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार यानी उत्तराखंड पुलिस के सिलेबस के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एसआई, इन सभी के सिलेबस के अनुसार जो आपके सामने साहित्यकार है उसे हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों पिछली क्लास में यानी जो 25 तारीख को क्लास हुई थी वहां पे हमने आपको ये 10 साहित्यकार एक साथ करवाए थे। तो ये साहित्यकार हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, डिटेल से कराए हैं। और इन सभी की क्लास दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से ले सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी डायरेक्ट इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा जो हमने आपको ये 10 साहित्यकार करवाए हैं। तो ये तो हो गया परसों की क्लास का। और आज दोस्तों हम आपके सामने 8 और साहित्यकार लाए हैं, और इसके बाद केवल 5 साहित्यकार आपके सिलेबस में बच जाते हैं, वह भी हम अगली क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, महादेवी वर्मा जी के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई, इन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 साहित्यकार हैं, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से हम आपके सामने यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने आपको कहा था कि हम आपको आधुनिक हिस्ट्री वाली क्लासेस देंगे, टॉपिक वाइज देंगे, लेकिन दोस्तों टॉपिक वाइज में हमें लगता है कि यह क्लास अभी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का इतना सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है इस क्लास के लिए। तो हमने अब डिसाइड किया है कि हम आपको 1000 क्वेश्चन दे देंगे इस टॉपिक से, और यह सभी क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, 500 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने टाइप कर लिए हैं, 500 क्वेश्चन और टाइप करने हैं, और उसके बाद हम आपके लिए जल्दी एक मैराथन के रूप में आधुनिक जो यहाँ पे भारतीय इतिहास है वो हम आपके लिए ला जाएंगे। तो यह दोस्तों हिस्ट्री की क्लास, और बाकी अजय रावत सर हमने कंप्लीट कर ही दिया है। और यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राव संगीतायन जी के बारे में डिटेल से पढ़े थे, कहानी, रचना, जो भी है, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, सभी को हमने देखा था। तो यहां तक दोस्तों हमने पिछली क्लास में देख लिया था, प्रेमचंद वगैरह सभी के बारे में। तो आज हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे अपनी जो क्लास है, और वहां पे चलते हैं दोस्तों। ये है आज का जो हमारा सिलेबस है, यानी जयशंकर प्रसाद जी से। तो ये सभी हमने देख लिया था पिछली क्लास में। तो अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, और जयशंकर प्रसाद जी से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले साहित्यकार हैं, 11वें नंबर के साहित्यकार हैं हमारे लिए, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये नोट्स कीजिए। और हमने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया है कि हर वीडियो पे जैसे कि 500 लाइक्स हो जाते हैं उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, तो इस वीडियो का भी यही टारगेट है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी को 1889 में। 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो 30 जनवरी 1889 में जन्म, 15 नवंबर 1937 को निधन। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है जो पीछे का ईयर है, कई बार पूछा गया है कि जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, अक्सर पूछे जाते हैं। 1937 में निधन हुआ था। उपनाम की बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो कलाधर, झारखंडी, नाटक सम्राट और आधुनिक कविता के सुमेरु, ये सभी उपनाम हैं जयशंकर प्रसाद जी के। तो देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के सभी उपनाम हैं क्या क्या? कलाधर, झारखंडी, नाटक सम्राट और आधुनिक कविता के सुमेरु। तो जन्म 1889 में, निधन की बात करें तो 1937 में, यानी 1937 में। तो अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और इमेजिन कीजिए उपन्यास की। तो उपन्यास कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला उपन्यास है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, देखिए 3 उपन्यास है मात्र। एक हो गया कंकाल, क्या हो गया है? कंकाल। तो पहला उपन्यास हो गया कंकाल। दूसरा उपन्यास है वह है तितली, क्या है? तितली। पहला कंकाल, दूसरा तितली, और लास्ट जो उपन्यास है दोस्तों वह है इरावती। तो जयशंकर प्रसाद जी के केवल 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। और इरावती जो उपन्यास है वो एक अपूर्ण उपन्यास है, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर दोस्तों इन्हें ध्यान रखना, 3 उपन्यास है। कई बार पूछा गया है, इनकी विधा पूछ ली जाती है कि कंकाल क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या फिर कविता है। तो यह एक उपन्यास है, और कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी के सभी उपन्यास है। अब जरा यहां पे बात करते हैं जिसके लिए जयशंकर प्रसाद जी को बहुत अच्छे ढंग से जाना जाता है, वह है नाटक। तो नाटक कौन कौन से हैं? तो नाटक है दोस्तों, ये हो गया चंद्रगुप्त। क्या हो गया है? चंद्रगुप्त। नाटक देखिए चंद्रगुप्त हो गया। यहीं पर बात करें दोस्तों तो हो गया अजातशत्रु। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। यहीं पर बात करें तो जन्मेजय का नाग यज्ञ। यहीं पर बात करें ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और विशाख। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखें, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव सामनी, यानी ऐतिहासिक कहानी प्रकार के जो आपको नाटक दिख रहे हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। यानी देखिए, चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, है ना, ध्रुव सामनी हो गया। ये सभी क्या है? ये प्राचीन इतिहास के क्या है? प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इन्हीं के लिए इन्होंने नाटक लिखा था। तो ये हो गए। अब देखिए विशाख, यह भी काफी प्रसिद्ध नाटक है। फिर देखिए दोस्तों, यह है राजश्री।
और फिर एक और नाटक दोस्तों आपको ध्यान रखना है और वह है कामना। तो कामना नाटक ये सभी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो दोबारा देखिए, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, तो पहले ऐतिहासिक नाम हो गए। फिर देखिए जन्मेजय, देखिए जन्मेजय भी क्या है, एक ऐतिहासिक नाम है। तो जन्मेजय भी ऐतिहासिक हो गया, यानी यह भी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। फिर है राजश्री, है ना, और यहीं पे देखोगे विशाख, और ये हो गया कामना। तो ये उपन्यास हो गए, लेकिन दो और भी हैं, और दो और है दोस्तों, एक है करुणालय, एक है करुणालय, और दूसरा है एक घूंट। यह एक प्रकार का एकांकी है, जो काफी बार पूछा गया है कि एक घूंट क्या है, एक प्रकार का एकांकी है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा यहां पे बात करते हैं काव्य की, तो ध्यान से देखिए काव्य कौन कौन से हैं। तो काव्य है दोस्तों कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम। तो कानन कुसुम हो गया यहां पे काव्य संग्रह। चित्राधार हो गया, आंसू, झरना, लहर और आत्मकथ्या। आत्मकथ्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी में है। तो 11th-12th के एनसीईआरटी में ये दिया गया है, आत्मकथ्या नामक जो कविता है इनकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कानन कुसुम, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर, आंसू, झरना, लहर, आंसू, झरना, लहर, ये काव्य संग्रह हैं। और किसके हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। फिर देखिए दोस्तों कामायनी की बात करें, यह तो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, जिसके लिए जयशंकर प्रसाद जी को बहुत बड़ा महान रचयिता के नाम से जानते हैं। तो कामायनी काफी है, उर्वशी भी काफी इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, काव्य संग्रह है। तो देखिए ये तो हो गया काव्य। कहानी संग्रह की बात करते हैं, तो कहानी में है छाया, क्या है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो ध्यान से देखिए, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, छाया, आंधी और इंद्रजाल, ये हो गए कहानी संग्रह। और यहीं पर बात करें कुछ कहानियों की, तो देखिए ये तो हो गया ऊपर वाली कहानी संग्रह, और ये है कहानी पत्थर की पुकार। एक बार नाम दिखे बस, पत्थर की पुकार, जहां आ रहा, क्या है, जहां आ रहा, अनबोला, अनबोला, हिमालय का पथिक, हिमालय का पथिक, चूड़ी वाली और सलीम। तो यह होगी कहानी। और छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये हो गए कहानी संग्रह। क्या हो गए हैं, कहानी संग्रह। तो यहां तक तो दोस्तों इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें थी। अब लास्ट यहां पर जयशंकर प्रसाद जी से देखिए कि जो कामायनी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध एक बड़ा महाकाव्य है, इसमें कुल 15 सर्ग है, यानी इसके कुल 15 भाग है, जिसका प्रमुख नायक है मनु और नायिका क्या है, श्रद्धा। नायिका क्या है, श्रद्धा। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूकेएससी द्वारा कि जो यहां पर 15 सर्ग है, इसका पहला सर्ग कौन सा है, दूसरा सर्ग कौन सा है, इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो मनु इसका प्रमुख नायक है, और नायिका की बात करें तो श्रद्धा है। प्रथम सर्ग चिंता से होता है शुरू, और अंतिम सर्ग यहां पे आनंद से खत्म हो जाता है यहां पर यह महाकाव्य। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस काव्य के लिए हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा था। हिंदी साहित्य का ताजमहल किसे कहा था, यह कामायनी के लिए कहा था। किसने कहा था, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा था। कामायनी किसकी रचना है, यह एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर देखिए इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। देखिए दोस्तों यूकेएससी का ट्रेंड है, वो पत्रिका से एक प्रश्न आपको पूछता ही है। तो लगभग हमने आपको 10 पत्रिकाएं यहाँ पे जो हमारी पिछली क्लासेस में और आज की क्लास में कंप्लीट करा रहे हैं, यहीं से आपको एक पत्रिका पूछी जाएगी। तो एक हो गया इंदु पत्रिका, यह किसकी है, यह पत्रिका है जयशंकर प्रसाद जी की। और छायावाद के जो 4 स्तंभ है, उन 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद जी भी एक हैं, और बाकी सुमित्रा नंदन पंत हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी अन्य हैं। तो यह दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी से महत्वपूर्ण थे बातें, यही है। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रख लीजिए कि मंगला तोषिक पुरस्कार दिया गया था इस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद जी को। तो ध्यान रखना दोस्तों, बस यही बातें हैं जयशंकर प्रसाद जी से। तो एक बार अगर आप जल्दी जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। 1889 में जन्म हुआ, वाराणसी में जन्म हुआ था। 1937 में इनका निधन हुआ था। झारखंडी इनका उपनाम भी है, नाटक सम्राट इन्हें कहा जाता है, क्योंकि नाटक में इन्हें विशेष क्या थी, इन्हें महारत हासिल थी। आधुनिक कविता के सुमेरु, कलाधर नाम से ये बचपन में कविताएं लिखते थे, है ना, शुरुआती कविताएं। तो यहां पर ये हो गया। उपन्यास की बात करते हैं तो 3 उपन्यास देखे थे। एक देखा था कंकाल, दूसरा देखा था तितली, और तीसरा क्या देखा था दोस्तों, जो अधूरा था, इरावती। तो 3 उपन्यास थे। फिर हमने बात की यहां पे नाटक की, तो नाटक देखा था चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। इसके अलावा हमने क्या देखा था, अजातशत्रु हो गया, ध्रुव सामनी हो गया, याद है ना, स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नायक हो गया। और फिर देखिए विशाख। तो ये हो गए नाटक, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का यज्ञ, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी और विशाख।
फिर और भी इंपॉर्टेंट देखे थे राजश्री। देखिए राजश्री भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अब आपको दोस्तों याद कैसे करना है, देखिए एक चीज आप यहां पे समझ चुके हैं कि जैसे ध्रुव सामनी हो गया, जन्मेजय हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये सभी क्या है, एक प्राचीन नाम है भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों के, है ना। राजश्री भी एक प्रमुख नाम है। देखिए अगर आपने हर्षवर्धन पढ़ा होगा ना, तो हर्षवर्धन की एक बहन थी, उनका नाम था शायद राजश्री। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि जो प्राचीन हमारे ऐतिहासिक राजा हैं उनसे संबंधित जो नाटक है वो किसने लिखे हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। तो राजश्री ये हो गया, विशाख हो गया, कामना। देखिए कामायनी आपको मालूम है कि कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की, ये सभी को मालूम होगा क्योंकि कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कामायनी से कामना, कामायनी से कामना, कामना किसका है, कामना नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। फिर हो गया करुणालय और एक घूंट, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है और ये प्रथम एकांकी भी है इनकी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी हो गया। अब देखिए आपने काव्य देखा था, आंसू झरना लहर, आंसू झरना लहर, और आत्मकथ्या तो एनसीईआरटी में है इसलिए अलग इसे याद करना है, आत्मकथ्या तो अलग एनसीईआरटी में याद करना है। और देखिए कुसुम चित्राधार, आंसू झरना लहर आत्मकथ्या, कामायनी और उर्वशी, तो कामायनी और उर्वशी तो काव्य दोस्तों यहां पर यह है। इसके अलावा कहानी संग्रह छाया काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल और छाया यह एनसीईआरटी में दिए गए हैं इसलिए इन्हें विशेष ध्यान रखना। छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी काफी प्रसिद्ध है। प्रतिध्वनि भी आप याद करना। देखिए कहानी अगर आप याद ना भी हो तो जैसे इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो चूड़ी वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया जहां आरा, जो अलग नाम है, अनबोला, हिमालय का पथिक और पत्थर की पुकार। तो ये तो हो गया दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी से यही इंपॉर्टेंट बातें थी। इंद्र पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था, तो यहां पर ये बातें थी। अब बात करते हैं अपने अगले जो यहां पे हमारे साहित्यकार हैं, और वे हैं दोस्तों 12वें नंबर के। 11 साहित्यकार हो गए हैं, अब है 12 साहित्यकार। देखिए अब बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी से ज्यादा बातें नहीं है, जितनी भी बातें हैं वो यहां पर यही है। देखिए 1478 में इनका जन्म हुआ था और रुनकता जो रेणुका क्षेत्र है आगरा, या फिर कहा जाता है कि जो सीही है दिल्ली के निकट, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो सूरदास जी की बात करते हैं। 1478 में जन्म हुआ। कब हुआ जन्म? 1478 में। 1478 में जन्म हुआ और 83 में यानी 1583 पारसोली नामक स्थान पर इनका निधन होता है। देखिए गुरु कौन कौन से इनके, देखिए गुरु की बात करें दोस्तों तो वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, वल्लभाचार्य इनके गुरु है और वल्लभाचार्य इनके प्रमुख गुरु है, तो यह ध्यान रखना। फिर देखिए कि ब्रज भाषा के वाल्मीकि ने कहा जाता है, यानी दोस्तों आप समझ जाइए कि जो सूरदास जी है उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो किस में है? ब्रज भाषा में है। पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य का, यहां तक कि श्रृंगार का भी सम्राट इन्हें कह सकते हैं। अष्टछाप में प्रमुख कवि थे ये। रचना की बात करते हैं, देखिए रचना कौन कौन सी है? तो रचना है दोस्तों सूर सागर। क्या है? सूर सागर। और सूर सागर में ही एक प्रसिद्ध, यानी सूर सागर जो यहाँ पे इनका ग्रंथ प्रकार है, वहीं पर एक भ्रमर गीत यहाँ पर क्या एक खंड है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और एनसीईआरटी में है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास जी के है। इसके अलावा सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी, नल दमयंती और दशम स्कंद टीका हो गया, नागलीला, गोवर्धन लीला और सूर पचीसी। तो ध्यान से देखिए एक बार दोबारा, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है नल दमयंती, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो यह बातें हैं दोस्तों। नागलीला भी ध्यान रख सकते हो और सूर पचीसी यानी सूरदास जी से हैं, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। तो सूरदास जी से ज्यादा बातें नहीं है, जितनी बातें हैं वो यहां पर यही है। देखिए केवल यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और वह यह है कि यहां पे आप देखोगे कि भ्रमर गीत ये एनसीईआरटी में है और आपको डायरेक्ट पंक्ति पूछी जाएगी कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो सूरदास की है। बस यही ध्यान रखना है। कहां से ली गई है? भ्रमर गीत से ली गई है। और भ्रमर गीत किसका पाठ है? वह सूर सागर का पाठ है। तो सूरदास जी इतनी बातें हैं। अब सूरदास जी की बात करते हैं तो वे अष्टछाप कवि थे, है ना। अष्टछाप कवियों में उनका नाम आता है। और अष्टछाप कवि की बात करें दोस्तों तो अष्टछाप कवि में जो नाम है कौन कौन से हैं? देखिए सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये हो गए 4। बाकी हो गया छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास, और इसके अलावा एक और नाम है दोस्तों और उनका नाम है गोविंद स्वामी। तो एक चीज यहां पे समझिए, जो सूरदास हो गया, कुंभन दास हो गए, परमानंद दास हो गए और कृष्णदास हो गए, इन सभी के जो गुरु हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास, इन सभी के क्या हैं? स्वामी। यानी इन सभी के गुरु कौन है? वो है विठलनाथ।
तो ऐसी बातें दोस्तों ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछा जाता है और यह भी पूछा गया है कि अष्टछाप कवि में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है साहित्य की दृष्टि से। तो यह बातें हो चुकी है, ये हो गया सूरदास जी से। अब बात करते हैं यहाँ पे कबीरदास जी के बारे में। तो देखिए 2 साहित्यकार हो गए ना, यानी टोटल 12 साहित्यकार। अब है हमारा यहाँ पे 13वें साहित्यकार और इनका नाम है कबीरदास जी। जन्म कब हुआ था? देखिए जन्म दोस्तों हुआ था 1398 में। जन्म कब हुआ था? 1398 में। कहां हुआ था? काशी में हुआ था। और गुरु रामानंद इनके क्या थे, यानी गुरु इनके कौन थे? रामानंद जी थे। खैर आप यहां पे पढ़िए इन चीजों को। देखिए पालक माता और पिता की बात करें तो इनका नाम था नीमा और नीरू। नीमा और नीरू, और इनका जो व्यवसाय था वो जुलाहा था। ठीक है, तो पालक हो गए माता पिता, यानी जो हो गए नीमा और नीरू, क्योंकि इनके जो असली माता पिता थे उन्होंने इसे छोड़ दिया था इन्हें, तो इनका जो पालन पोषण किया था वो नीमा नीरू ने किया था। फिर यहां पे देखोगे कि इनका जन्म हुआ था काशी में, मृत्यु हुई मगहर में। जन्म काशी में, मृत्यु मगहर में। जन्म कब हुआ? 1398 में। मृत्यु कब हुई? 1518 में। और फिर यहीं पे देखोगे कि गुरु रामानंद हो गया। रचना की बात करते हैं। देखिए रचना है दोस्तों बीजक, शाखी शबद रमैनी, उलट बसिया। देखिए कबीरदास जी के शिष्य भागुदास ने बीजक में कबीर जी की रचनाओं का संकलन किया। इसके अलावा 1-2 और भी शिष्य थे, उन्होंने भी इनका संकलन किया, लेकिन भागुदास का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। तो उन्होंने खुद जो लिखा है, लिखने का काम इन्होंने नहीं किया है, लिखने के काम उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा किया गया था। उनमें से एक प्रमुख था भागुदास, और भी शिष्य थे उनके, तो उन्होंने यहाँ पे लिखने का कार्य किया था कबीरदास जी के रचनाओं का। तो बीजक हो गया, और बीजक में ही आपको मिलेगा साखी शबद और रमैनी। ठीक है, फिर उलट बसिया भी इनकी रचना है। यहीं पर देखिए समकालीन शासक की, तो आप देखोगे दोस्तों तो ये हो गया लोधी वंश, क्योंकि 1398 लेकर 1518 तक लोधी वंश के साथ ही है। फिर देखिए विचारधारा की, निर्गुणवादी विचारधारा के थे, यानी ज्ञानवाद की शाखा के थे ये। और यहीं पर देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। तो कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? यूकेएसएससी ने आपको प्रश्न पूछा है, समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा है। इसके अलावा जो सींचपाल का पेपर हुआ था ना, वहां पर भी प्रश्न पूछा था कि कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सद्धुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास जी द्वारा कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सद्धुकड़ी कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। और श्याम सुंदर दास बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है हिंदी के, उन्होंने कबीर की रचनाओं के लिए कबीर ग्रंथावली की रचना की थी। तो यह दोस्तों तीसरे यानी 13वें साहित्यकार हमारे, और यह है कबीरदास जी। तो यहां पर यह हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास की, यानी चौथे साहित्यकार की। तो देखिए चौथे साहित्यकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन कौन सी इनकी रचना है, जन्म कब हुआ, उपनाम क्या है? तो सबसे पहले उपनाम देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपनाम है मानस का हंस कहते हैं। हिंदी का जातीय कवि के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, तो यह भी आप ध्यान रख लीजिए। 1532 में, देखिए एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार दोस्तों हम करा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक का यह पेज है कि 1532 बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, राजापुर गांव में इनका जन्म होता है, और 1623 में काशी में इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए रचनाओं की बात करें दोस्तों तो आप यहां पे देखोगे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल। तो यह सभी प्रमुख रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सभी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। फिर देखोगे रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, तो यह भी क्या है? यह भी क्या है? यह भी रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो यह बातें तो ये थी, लेकिन अब जरा यहां पे देखिए कुछ और फैक्ट को कि देखिए माता की बात करें तो माता का नाम हुलसी देवी, और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है आत्माराम। तो माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम हो गया। यहीं पे बात करें गुरु की बात करें तो उनका नाम था नर हरिदास। क्या नाम था? नर हरिदास। तो नर हरिदास गुरु का नाम। देखिए गुरु से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जैसे आपको पूछा जाएगा कि कबीर के गुरु कौन थे, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, है ना, मीरा के गुरु कौन थे, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहीं पर बात करें तुलसीदास जी की तो आपने देखा कौन है? नर हरिदास। कबीरदास जी का आपने कौन से देखे थे? वो देखे थे रामानंद, देखा था ना। तो यहां पर यह है। फिर देखिए बचपन का नाम इनका राम बोला था, यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा है। पत्नी का नाम रत्नावली, पत्नी का नाम रत्नावली। और फिर यहां पे देखोगे दोस्तों शासक, समकालीन शासक हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर। और देखिए रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है,
और इस रचना की बात करें रामचरितमानस की, तो देखिए दोस्तों इसकी भाषा है अवधी। भाषा क्या है? अवधी। राम भगवान कहां पे रहते थे? अवध में रहते थे। तो अवध में रहते थे तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में होगी? अवधी भाषा में होगी। तो बालकांड यानी जो रामचरितमानस है इसके 7 खंड है और 7 खंड में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और युद्ध कांड या फिर उत्तरकांड। तो देखिए यहां पे आप देखोगे दोस्तों ये सभी है 7 कांड। किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस इसके हैं। और इसमें जो बाल कांड है वो सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड यानी जब सुग्रीव से मिलन हुआ था तो वह कांड जो था सबसे छोटा कांड था। तो पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। और इसके अलावा दोस्तों जो विनय पत्रिका है, देखिए विनय पत्रिका, कवितावली, इसकी भाषा आपको मिलेगी ब्रज भाषा। यह प्रश्न यूकेसीसी ने आपको वीडियो में पूछा था। और हनुमान चालीसा की बात करें तो यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है और इसकी भाषा भी क्या है? अवधी है। तो यहां पर दोस्तों यह बातें हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से। तो हमारे 14 पाठ हो चुके हैं। देखिए 14 साहित्यकार कंप्लीट हो गए हैं। टोटल हमें 23-24 के आसपास करने हैं और आज हमने 18 साहित्यकार कंप्लीट करने हैं। तो अब बात करते हैं 15 पे। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, रसखान, ये छोटे छोटे हैं, एक एक पेज वाले यहाँ पे साहित्यकार हैं, तो इनमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। ठीक है, तो जैसे अब बात करें मीराबाई की, तो मीराबाई से तो दोस्तों आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जन्म हुआ था 1503 में या फिर कहीं पर 1498 भी मिलता है। कुर्की गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। 1546 में निधन हो गया था द्वारका में। गुरु का नाम रैदास था। तो देखिए मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद और तुलसीदास जी के गुरु का नाम आपने क्या देखा था? नरहरिदास। पति की बात करें तो कुंवर भोजा था। राणा सांगा कौन थे? इनके क्या थे? इनके ससुर थे, है ना। रचनाओं की बात करते हैं, देखिए नरसी का मायरा ये इनकी रचना है। गीत गोविंद टीका यह इनकी रचना है। राग गोविंद, राग सोरठ के पद और भोर और बरखा, तो यह क्या है? ये रचनाएं हैं किसकी है? मीराबाई की है। और इसके अलावा दोस्तों एक गाना बहुत फेमस है, आप सभी ने सुना होगा, उस्ताद खान साहब यानी नुसरत अली खान साहब ने भी गाया था, जो सांसों की माला, है ना। तो सांसों की माला वाली जो रचना है, जो लिखा है मूल रूप से वो मीराबाई ने ही लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मीराबाई की मूलतः भाषा क्या है? यह प्रश्न आपको पूछा था कन्नड़ साहित्य के एग्जाम में 2021 में, जो 31 अक्टूबर को हुआ था। तो मीराबाई से इतने ही प्रश्न बनेंगे। और इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो वह है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। तो मूलतः भाषा क्या है? राजस्थानी, क्योंकि इनका जन्म जोधपुर में हुआ है, कुर्की गांव में हुआ है। शायद आयोग ने पहले ब्रज माना था, लेकिन बाद में जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर राजस्थानी कर दिया था। तो मीराबाई हो चुका है। अब बात करते हैं अपने अगले साहित्यकार। देखिए यहां पर कौन से हो गए? यहां पर हो गए 15 साहित्यकार। अब है 16 साहित्यकार और यह है महादेवी वर्मा जी। तो अब महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों टारगेट है 18 साहित्यकार, यानी हमें कंप्लीट करना है आज की डेट तक। तो 18 साहित्यकार पहुंच जाएंगे, 16 हम पहुंच चुके हैं। तो महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ है? 1907 में। कब हुआ है? 1907 में। और निधन कब हुआ है? 11 सितंबर 1987 को। तो 26 मार्च 1907 को जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो 1987 को हुआ था। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो देखिए फर्रुखाबाद में 1907 में इनका जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद में 1907 में इनका जन्म हुआ था। अब एक चीज देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर यह है कि इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन का कार्य किया था। तो हर जो साहित्यकार है, जो रचनाकार है, इन्होंने जो भी पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन किया है वह मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों लगभग हम 10 पत्रिका डिस्कस कर चुके हैं और यहीं पर यह है 11वीं पत्रिका। तो चांद पत्रिका की बात करें तो संपादन किया था, किसने किया था? यह किया था महादेवी वर्मा ने। अब देखिए यहां पे इन्हें बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है जो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। 1982 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए। और फिर आपने देखा कि सितंबर यहां पर देखोगे कि 1987 में इनका निधन हो जाता है। तो महादेवी वर्मा जी ये है। अब जरा यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो देखिए। प्रश्न बनते हैं इनकी रचनाओं से। कैसे बनेंगे? कि इनकी कविता संग्रह से पूछा जाएगा कि कौन कौन सी है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है यह है निहार। क्या है? निहार। तो पहली रचना हो गई, पहले काव्य संग्रह हो गया निहार। दूसरा है रश्मि। निहार, रश्मि। तो निहार हो गया, रश्मि हो गया। तीसरा आप देखोगे नीरजा। तीसरा क्या है? नीरजा। तो निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर पर।
तो देखिए पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा आप देखोगे शांति गीत, पांचवें की बात करें दीपशिखा और छठे की बात करें तो सप्तपर्णा। अब इनका क्रम भी यही है। देखिए सबसे पहले हुआ था 1930 में इसका प्रकाशन। तो पहली जो प्रकाशन हुआ था, पहला जो काव्य संग्रह था महादेवी वर्मा का, वह था निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। फिर इसके 2 साल बाद यानी 32 में, फिर इसके 2 साल बाद यानी 34 में, फिर इसके 2 साल बाद यानी 36 में। तो ऐसे आपको याद करना है। तो 30, 32, 34, 36, फिर यहां पे आपको थोड़ा गैप कर देना 6 साल का, और 36 के बाद सीधा आपको 42 पे आ जाना है। तो शांति गीत का प्रकाशन 42 में हुआ था। फिर यहां पे देखिए, अभी देखते हैं, देखिए ट्रिक आपको याद करना है। निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से। तो ये हो गए दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। इनका कर्म भी लगाने के लिए आता है कि इनके प्रकाशन के जो कर्म है, जो कर्म वाइज है वो लगाइए। इनका प्रकाशन कब हुआ यह भी आपको पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए जरा एक बार, निहार की बात करें 1930, ठीक है। फिर देखिए रश्मि की बात करें 1932, नीरजा की बात करें 1934, सांध्य की बात करें 1936, दीपशिखा की बात करें 1942, सप्तपर्णा की बात करें 1959, और प्रथम आयाम की बात करें 1974। यह बाद में हुआ था प्रकाशन, है ना। और यहाँ पे देखोगे अग्नि रेखा, ये हुआ था 1990। तो यह है दोस्तों काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का 30, 32, 34, 36, फिर 42, 30, 34, 32, 36, फिर 42। तो यहां पर ये हो गया। और सप्तपर्णा की बात करें तो 1959 में। यहां पर महादेवी वर्मा जी की रचनाएं ये हो चुकी है ना, जो काव्य संग्रह है। रेखा चित्र की बात करते हैं तो अतीत के चलचित्र, और यहीं पर बात करें स्मृति की रेखाएं। तो 2 प्रमुख रेखा चित्र या हम इन्हें संस्मरण कहें, ये किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इसके अलावा कुछ और भी हैं दोस्तों, इनका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट ईयर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, आपको वो मिलेगा मेरा परिवार का। यह प्रश्न आपको सचिवालय रक्षक में पूछा था, 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, मेरा परिवार का। तो ठीक है, तो मेरा परिवार ये हो गया है। इसके अलावा भक्तिन हो गया, इसका मूल नाम लक्ष्मण था, एनसीईआरटी में आपके पास दिया गया है। गिल्लू कहानी है, बच्चों वाली कहानी है। निबंध की बात करें संग्रह की तो श्रृंखला की कड़ियां, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और क्षणदा। तो 4 हो गए निबंध। श्रृंखला की कड़ियां जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और क्षणदा। तो ये हो गए दोस्तों निबंध संग्रह। और लास्ट जो आप यहाँ पे यामा देखिए कि 1982 में इसके लिए क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ये बातें होगी। अगर कुछ देखें तो भाषा की बात करें तो खड़ी बोली में इनका मुख्य वो था, यानी खड़ी बोली में मुख्यतः रचना क्या करते थे। आधुनिक भारत का इन्हें मीरा कहा जाता है। मेरे बचपन के दिन नामक इनकी प्रसिद्ध कविता भी थी। और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी प्रसिद्ध कविता की लाइन है। तो पूछा जाता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों लास्ट यहाँ पे देखिए कि 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। 1952 में विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई थी। फिर यहाँ पे देखोगे कि नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया अवार्ड दिया गया था। फिर यहीं पे देखोगे कि 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक दिया गया था। मंगला प्रसाद व भारतीय पुरस्कार भी 1943 में दिया गया था। और लास्ट देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। और पद्म विभूषण 1988 में। 1988 पद्म विभूषण, 1988 पद्म विभूषण। तो महादेवी वर्मा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया? 1988। तो ध्यान रखना इस तिथि को, थोड़ी देर बाद मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। तो 1988 पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी को। अब बात करते हैं यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और हमारे 17वें साहित्यकार है। टोटल दोस्तों लगभग 23-24 के आसपास हैं। 18 आज हम करेंगे, यानी 18 तक कंप्लीट कर देंगे। 4-5 बचेंगे, वो हम जल्दी कर देंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो देखिए जन्म की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था दोस्तों, बताइए जरा। तो जन्म हुआ था दोस्तों 1896 को। कब? 21 फरवरी को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 1896 को जन्म हुआ मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। 1961 में इनका निधन हो गया था। महाप्राण उपनाम से इन्हें जाना जाता है, क्रांतिवीर नाम से इन्हें जाना जाता है, और निराला जैसे कि इनका उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें इनसे जाना जाता है। अब देखिए पत्र पत्रिकाएं। पत्रिका की बात करें तो यहां पे देखिए इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मतवाला। मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? निराला जी ने किया। किसने किया? निराला जी ने किया। समन्वय पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? निराला जी ने किया। सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? निराला जी ने किया। तो समन्वय, सुधा और मतवाला, समन्वय, सुधा और मतवाला, इन सभी का प्रकाशन किसने किया है? यह किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और देखिए दोस्तों
यहां पर जैसे कि हर जो कवि कवि होता है, रचयिता होते हैं, उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्ति होती है जो बहुत ही प्रसिद्ध होती है, अक्सर उन्हें पिकअप किया जाता है। तो निराला जी की वैसे तो बहुत सारी रचना है, लेकिन वह तोड़ती पत्थर नामक जो इनकी कविता है या फिर जो लाइन है इनकी, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वह तोड़ती पत्थर देखा था उन्हें इलाहाबाद के रास्ते पर, कुछ ऐसे नाम से है। तो यह किसकी है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अक्सर दोस्तों जब एग्जाम टफ बनाना पड़ता है ना, तो किसी जो साहित्यकार होते हैं उनकी कोई पंक्ति उठा देते हैं और बोलते हैं कि बताइए कि यह पंक्ति किसकी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अब जरा यहां पे देखिए, जहां से थोड़ा और डीप प्रश्न बनेंगे, कविता की बात करते हैं। तो कविता में देखिए, यह है, आप देख रहे हैं कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता प्रश्न आपको पूछा था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, जो हुआ था 2020 वाला। तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना थी? निराला जी की थी। अनामिका, अनामिका बहुत प्रसिद्ध है, देखिए, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, परिमल, अट नहीं रही है, रानी और कानी। तो देखिए दोस्तों, यह है कविता संग्रह। कौन कौन सी है? अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। अणिमा, बेला, नए पत्ते। देखिए, बेल में नए पत्ते आ गए हैं, बेल में नए पत्ते आ गए हैं। या फिर ऐसे करो कि परिमल के बेल में, परिमल के बेल में नए पत्ते आ गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे याद करो, रानी कानी है, कौन कहते हैं? निराला जी कहते हैं। इसे आप इन्हें याद कीजिए दोस्तों, बस याद होनी चाहिए। उपन्यास की बात करते हैं। तो उपन्यास में दोस्तों अप्सरा हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह आपको मिलेगा इंदुलेखा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी है, निरुपमा, काले कारनामे, अलका, चोटी की पकड़, ये सभी उपन्यास है किसके? निराला जी के। अब इन सबसे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है लंबी रचनाएं। देखिए, लंबी रचनाओं की बात करें तो देखिए दोस्तों, लंबी रचना की राम की शक्ति पूजा, कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सुमन स्मृति, सॉरी यहां पे लिखे हैं सरोज स्मृति, किसकी रचना है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सरोज है ना, सरोज इनकी बच्ची का नाम होता है, इनकी बेटी का नाम होता है। उनकी क्या हो जाती है? अकाल ही मृत्यु हो जाती है। तो उनकी याद में सरोज स्मृति नाम से क्या लिखते हैं? काव्य लिखते हैं। बहुत लंबी रचना है ये, काफी इंपॉर्टेंट है ना। फिर देखोगे बादल राग, यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि इसके कुल कितने भाग थे बादल राग के? तो वह थे 6। और तुलसीदास जी की बात करें तो इसके आपको मिलेंगे 4 भाग। क्या मिलेंगे? 4 भाग। तो तुलसीदास जी के 4 भाग, और सबसे लंबी रचना है ये किसकी? निराला जी की। तो देखिए, तुलसीदास जी की बात करें 4, सरोज स्मृति की बात करें 5, और बादल राग, और यहीं पर इसकी बात करें राम की शक्ति पूजा की, तो यहां पर क्या है? 6 भाग। तो यहां पर ये हो चुके हैं लंबी रचनाएं भी, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर निबंध की बात करते हैं। तो निबंध में एक चीज ध्यान रखना, प्रबंध परिचय, प्रबंध परिचय, प्रबंध पद, चाबुक, प्रबंध। तो समझ जाइए प्रबंध में कौन है? निराला जी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि जूही की कली इनकी प्रसिद्ध कविता है, 1922 में प्रकाशित होने वाली यह इनकी पहली रचना थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका एक नाम आता है, और हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो कवि थे वह कौन थे? वो निराला जी ही थे। तो निराला जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो निराला जी से इतनी बातें हैं, और 17 साहित्यकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारे 18वें साहित्यकार, और इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं। तो अब है हमारा लास्ट यहां पे, तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ है? 20 मई 1900 को हुआ है। कब हुआ है? 20 मई 1900 को सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ है। कौशानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ है। कौशानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ है। 1977 में प्रयागराज में इनका निधन हुआ है। हिंदी साहित्य का विलियम वर्थ इन्हें कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहते हैं, चिथिरे कवि इन्हें हम कहते हैं, बहुत से इनके उपनाम हैं। प्रमुख छायावाद कवि की बात करें दोस्तों, तो प्रथम व अंतिम छायावादी रचना, प्रथम तो थी उच्छ्वास, प्रथम थी उच्छ्वास, और अंतिम की बात करें तो वह थी गुंजन, वह थी गुंजन। तो प्रथम छायावादी कवि इनकी, यानी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास होगी, अंतिम छायावादी जो रचना है वो गुंजन होगी। फिर यहाँ पे देखोगे दोस्तों, देखिए हर साहित्यकार की पत्रिका से जुड़े हैं, तो हर साहित्यकार में अब यहाँ पे देखिए पंत जी की बात करें तो रूपाभ नामक पत्रिका, रूपाभ नामक पत्रिका, तो रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? सुमित्रा नंदन पंत जी ने करवाया था, 1938 में करवाया था। इनकी प्रारंभिक रचनाओं की बात करें, गिरजे का घंटा, बागेश्वर का मेला, वकीलों का धन लोलुप स्वभाव, और तंबाकू का धुआं। तो यह तो हो गए प्रारंभिक रचनाएं, ठीक है। और यहां पे देखोगे दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ इन्हें मिला था 1968 में, पद्म भूषण 1961 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1960 में। 60, 61, 68
तीनों साल यानी इन्हें क्या मिला, कुछ पुरस्कार मिले। 60 में मिला था साहित्य अकादमी, 61 में पद्म भूषण, है ना, और 68 की बात करें तो ज्ञानपीठ। तो सोवियत रूसलैंड भी इन्हें मिला है, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है लोकायतन, एक महाकाव्य ग्रंथ है, इसके लिए मिला था। आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। देखिए आकाशवाणी से जुड़े रहे थे, पहले इसे आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते थे। 1957 में इनके कहने पर इसका नाम यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी भी हुआ था। तो यहां पर ये बातें हैं दोस्तों, तो यहां तो आपने देख लिया है। अब जरा यहां पे देखिए, ये है प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है वो यहां पर ये हैं। एक हो गया वीणा, ग्रंथि, पल्लव और उच्छ्वास। उच्छ्वास पहली क्या है, एक यह है छायावादी रचना। देखिए उच्छ्वास, छाया, ऐसा लग रहा है कि छाया होगा यहां पे ना, तो छायावादी प्रथम कविता उच्छ्वास, ठीक है। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास। फिर देखिए ग्राम्य, यहां पर देखोगे कला बूढ़ा चांद, और यहीं पर देखोगे दोस्तों चिदंबरा। तो यह रचनाएं हैं किसकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। और कला बूढ़ा चांद जो रचना है, जो 1959 में उन्होंने लिखी थी, इसके लिए अगले साल उन्हें क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी 1960 में दिया गया था। और 1958 की बात करें चिदंबरा के लिए, यानी 10 साल बाद यानी 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यह हो चुका है। अब जरा यहां पे देखिए, तो देखिए यहां पे कि कविता ब्रू से इनकी एकमात्र कविता है जो कुमाऊनी भाषा में इन्होंने लिखी है। उपनाम इनके बहुत सारे हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, गुशाई दत्त इन्हें कहते हैं, रामायण नूर जी इन्हें कहते हैं, और लक्ष्मण मुकुल भी इन्हीं का क्या है, उपनाम है। महाकाव्य लोकायतन, क्या है, लोकायतन। बताया था ना कि इन्हें सोवियत जो रूस है या लैंड पुरस्कार है, सोवियत डून रेस पुरस्कार, यह दिया गया था लोकायतन के लिए। कहानियां की बात करें तो एक ध्यान रखनी है, 5 कहानी नाम से। उपन्यास की बात करें तो एक है और वह है हार। और आत्मकथ्य की बात करें या संस्मरण टाइप की बात करें तो वह है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो यह बातें थी दोस्तों। अब जरा यहां पे देखिए, देखो पुरस्कार की बात करते हैं तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी कि 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और यहीं पर दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत बिथिका नाम से इनकी क्या है, एक यहाँ पर इनका संग्रहालय है जो आपको कोशानी में मिलेगा, इनके जो घर था वहां पर। यह था दोस्तों आज के हमारे कंप्लीट 18 साहित्यकार। और इसके बाद दोस्तों केवल 5 साहित्यकार बचे हैं, वह क्लास हम बहुत जल्दी ही आपको लाएंगे और हमारा साहित्यकार वाला पोर्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाहर जो हमने आपको टॉपिक दिए हैं ना दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो देखिए अगर आप 2-3 बार देखते हो, पूरा वीडियो देखते हो, बिना स्किप किए वीडियो देखते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आपको 100% याद होगा। तो बस दोस्तों हेडफोन लगाना है, वीडियो को सुनते जाना है, नोट्स बनाते हैं और बनाते जाना है। और हाँ 500 लाइक का दोस्तों जैसे कि हमने आपको टारगेट रखा है कि 500 लाइक्स के बाद हम इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहां पर यह है। तो मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।